वीडियो छोड़ने से पहले सुन लीजिए, यह जो किताब है आपको सफल बना सकती है। अगर आप इस सेट को मारिए और इसका एक्सप्लेनेशन देखिए तो ये आपको सफल बना सकती है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अपना पहला सेट का पहला क्वेश्चन जो है, और ये वॉल्यूम 1 है रुक्मिणी पब्लिकेशन का। तो संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक अहमियत दी गई है, क्योंकि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक अहमियत दी गई है क्योंकि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूलन थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो संविधान सभा को व्यवहारिक रूप से कैबिनेट मिशन ने दिया था। संविधान सभा में लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित किया गया। निर्वाचित संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार किया गया था और भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है और संघात्मक व्यवस्था आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगर संसदीय प्रणाली की बात करें तो वो ब्रिटेन के संविधान से, अगर संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो वो कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा उदयन। क्या हो जाएगा? उदयन। इस प्रश्न की एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इस प्रश्न में जो उदयन जो है वो हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था और हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जानते हैं। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था और नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। जो मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक की बात करें तो अशोक 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कनिष्क की बात करें तो कुषाण राजवंश का शासक था कनिष्क। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को शुरू किया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। इस प्रश्न में एक्सप्लेनेशन की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था और पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश शासकों की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया और तानानाथ के अनुसार गोपाल ने उदंतपुरी का प्रसिद्ध बिहार बनवाया था। पाल वंश के शासक धर्मपाल को गुजराती कवि सोडठल ने उत्तरापथ का स्वामी कहा था और देवपाल के समय में अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? तो मुख्यमंत्री जो है वो आपका राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल की बात करें। कुछ आर्टिकल आप याद कर लीजिए, जैसे में पूछ देता है कभी कि अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 368 का संबंध भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। संविधान संशोधन प्रक्रिया से है। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है, जो कि अभी तक नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल अभी भारत में नहीं लगा है। और आपका प्रश्न पूछ देगा कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यह भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन याद रखिए कि वित्तीय आपातकाल अभी भारत में नहीं लगा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वित्तीय घाटे का क्या तात्पर्य है? वित्तीय घाटे का तात्पर्य आपका सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से यदि कम हो। सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम हो जाएगा तो आपका वित्तीय घाटा लग जाएगा। और राजकोषीय घाटा की बात करें तो कुल आय और व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। कुल आय और व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। उसके बाद आपको
राजस्व घाटा की बात करें तो कुल राजस्व प्राप्त और कुल राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। राजस्व घाटा जो है कुल राजस्व प्राप्त और कुल राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है। राष्ट्रीय आय की बात करें तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और अप्रत्यक्ष कर और सब्सिडी, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है बाजार कीमत पर, उसको आप इसमें से आपको अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्स है घटा दीजिए और सब्सिडी के जोड़ दीजिए। राष्ट्रीय आय निकालना है तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से आपको इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देना है और सब्सिडी को जोड़ देना है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय एजेंसी एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। एनएसओ गणना करती है आपकी, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एनएसओ करती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव बाय मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश। मिस्टर कुमार जो है हम लोग को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इसको एक्टिव से हम लोग को पैसिव में बदलना है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। वी आर टॉट बाय इंग्लिश मिस्टर कुमार। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। इस प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, NESS, नेस हो जाएगा, केयरलेसनेस। क्या हो जाएगा? केयरलेसनेस। अब क्यों होगा इसके बारे में देखते हैं कि बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन है। क्या है? बिकॉज ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और इसके बाद इसके साथ जो है नाउन का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नाउन का प्रयोग। तो केयरलेस का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? केयरलेसनेस। क्या हो जाएगा? केयरलेसनेस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आठवां प्रश्न हो जाएगा। इस प्रश्न का टिक कर लीजिए, नेस, NESS हो जाएगा। क्या है कि वी शुड नॉट पोल्यूटेड द गंगा। वी शुड नॉट पोल्यूट द गंगा, माने गंगा को हम लोग को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, तो अपने से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड सेंटेंस। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। तो इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस क्या हो जाएगा? हैसले। क्या हो जाएगा? हैसले। इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस का मतलब हो जाएगा हैसले। हैसले का मतलब होता है परेशानी। ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल। इसमें आर्टिकल को चूज करना है। राम गेव मी 1 रुपी नोट। इसमें क्या भराएगा? इसमें क्या भराएगा? ए भराएगा। और क्या? 1 के प्रथम अक्षर का उच्चारण कांस्टेंट से हो रहा है, इसीलिए रिक्त स्थान पर जो है आपका ए भराएगा। क्या भराएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार हो जाएगा। और सूचना के अधिकार की बात करें तो यह संसदीय अधिनियम के द्वारा अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के समान माना है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है। और मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अंकित है। और भाग 3 को हम लोग भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 तक है। और देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 के ई में है। लिंग समानता का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 15 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23 और 24 में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है। तो भारत के पहला जो कार्बन न्यूट्रल गांव है वह है भिवंडी तालुका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? भिवंडी तालुका महाराष्ट्र। और इसके बाद इस पहल का उद्देश्य जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। भारत का 2070 तक शून्य कार्बन उत्पादन का लक्ष्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। तो झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो वो आपका नागालैंड है। क्या है? नागालैंड। नागालैंड
इस झूम खेती पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। स्थानांतरण कृषि के कुछ प्रकार है, जैसे झूम कृषि जो है वो केरल में आपका पोनम के नाम से जानते हैं, केरल में आपको पोनम के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आपका पोडू के नाम से जानते हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में आपका पोडू के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश में दहिया और विवरियो बेबर के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में दहिया और विवरियो बेबर के नाम से जानते हैं। केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्र में कुमारी के नाम से जानते हैं झूम कृषि को, कुमारी। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में इसे वालरा के नाम से जानते हैं, वालरा। और छत्तीसगढ़ में इसे दीपा के नाम से जानते हैं, झूम कृषि को छत्तीसगढ़ में दीपा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके, बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया है? ये किया गया है आपका 2016 में। कब किया गया है? 2016 में। और यह आरक्षण सभी स्तर पर सभी प्रकार के सरकारी नौकरियों में बिहार द्वारा दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग में 50% है। बिहार भारत का प्रथम राज्य है जहां पंचायती राज और नगर पालिका में 50% महिलाओं का आरक्षण प्राप्त किए हैं। और बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए ठोस नीति 2015 में तैयार किया। बिहार में प्रथम जेंडर बजट 2008 से 9 में लाया गया। भारत में सर्वाधिक पुलिस में महिलाओं का अनुपात बिहार राज्य में है। सबसे ज़्यादा बिहार पुलिस में अगर महिला की बात करें तो वो आपका बिहार राज्य में ही सबसे ज़्यादा महिला पुलिस है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन है? बिहार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन है? तो आपका कौन है? राजेंद्र सम्मान। क्या हो जाएगा? राजेंद्र सम्मान। और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। और सरस्वती पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा आपको दिया जाता है। उसी के बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है आपका शिक्षा और संस्कृति। तो शिक्षा और संस्कृति जो है आपका क्लास 10 में मिल जाएगा। इसको महात्मा गांधी की रचना है। किसको? महात्मा गांधी की शिक्षा और संस्कृति रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अति शुद्ध स्नेह को मारक है जहाँ नेकु सैनक बाक नहीं। अति शुद्ध स्नेह को मारक है मतलब प्यार का जो रास्ता है वो अति शुद्ध है, बहुत शुद्ध है। ये उक्ति जो है आपको घानानंद ने दिया था। किसने? घानानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20 के दांत की रचना किसने की थे? 20 के दांत की रचना के बाद तो वो नलिन बिलोचन शर्मा दिए थे। कौन दिए थे? नलिन बिलोचन शर्मा। और कुछ और है जिसमें हमारी नींद किसकी रचना है? तो वो बीरेन डंगवाल। उसके बाद आपका पूछ देगा कि मेरे बिना तुम प्रभु किसने लिखा था? वो रेनल मारिया रिल्के ने लिखा था। उसके बाद आपको पूछ देगा एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा था? तो वो कुंवर नारायण ने लिखा था। इसी तरह आपका कुछ भी पूछ सकता है, 10वां क्लास का है तो कुछ भी आपका पूछ सकता है। अब उसमें बताना है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका बता दिए तो 19 के क्या हो जाएगा? तो 19 के आपका डी हो जाएगा। भुलक्कड़ इस प्रकार से लिखा जाता है। भुलक्कड़ किस प्रकार से? इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट आपका 20 नंबर कि सरला से फल खाया जाता है का कृतवाच्य क्या होगा? सरला से फल खाया जाता है का कृतवाच्य क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सरला फल खाती है। सिंपल में हो जाएगा सरला फल खाती है। एक पूर्णतः प्रयास टक्कर में क्या होगा? एक पूर्णतः प्रयास टक्कर में क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं। संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती हैं। इस प्रश्न में एक्सप्लेनेशन की बात करें तो वो हो जाएगा कि पूर्णतः प्रयास टक्कर के लिए E बराबर 1 होता है और 2 हाथी दांत अथवा स्टील अथवा कांच की गेंदों के बीच संघट को लगभग प्रत्यास्थ संघट माना जाता है। और प्रत्यास्थ संघट में संघट करने वाली वस्तुएं संघट से पूर्व तथा संघट के बाद एक सीधी रेखा में ही गति करती है। प्रत्यास्थ संघट में लगने वाले बल संरक्षी बल होते हैं। प्रत्यास्थ संघट में गतिज ऊर्जा अथवा यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा के किसी अन्य रूप में नहीं बदलती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो ऐसे पदार्थ में आपका स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्थितिज ऊर्जा। और हम लोग इस प्रश्न के एक्सप्लेनेशन की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु के रूप, आकार एवं स्वरूप के कारण पाई जाती है। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है m×g×h, mgh होता है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो एक धनुष जो होता है उस प्रत्यांचर जब आप खींचते हैं तो उसमें भी आपका स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है।
नेक्स्ट आज का गतिज ऊर्जा के बारे में क्या बात कीजिए। गतिज ऊर्जा के आप सूत्र बता दीजिए। सूत्र से आपका प्रश्न पूछा जाता है। के ई बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग करता है वो दर्पण होता है कौन, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। ये मैग्नीफाई करता है, अपने चेहरा दिखिएगा ना तो चेहरा को बड़ा कर देगा। यही तो है आपका अवतल दर्पण का खूबी। और इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, जबकि उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। अवतल दर्पण का अनुप्रयोग है जैसे सर्च लाइट में, टॉर्च में, डॉक्टरी दर्पण में, गाड़ी के हेडलाइट में और सोलर कुकर में। कहते हैं सोलर कुकर में। और हम लोग अगले प्रश्न की बात करें तो ठोस में चल सकने वाली तरंगे क्या हैं। तो ठोस में चल सकने वाली तरंगे आपका दोनों हैं, ए और बी दोनों। मान लीजिए आपको ध्वनि के बारे में आप जानते हैं कि ध्वनि जो है उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। वो किसी भी माध्यम में चल सकते, ठोस हो, द्रव है, गैस है, कुछ भी में। तो का प्रकाश आपका नहीं चल सकता है। भले कहता है कि आपको माध्यम की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या नहीं चलेगा। आप लाइट बारिएगा पानी में तो नहीं पानी में जाएगा, गैस में बारिएगा तो लाइट जो गैस में नहीं दिखेगा आपको। तो ये इसलिए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, दोनों आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रकाश केंद्र। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। उत्तल लेंस या अवतल लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम गमन करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और इस पथ की जो घटना है इस प्रकाश का अपवर्तन कहलाते हैं। अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश के वेग का भिन्न भिन्न माध्यम से भिन्न भिन्न होना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाता है। एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस क्या कहलाते हैं आपका। तो वह लेंस जो है आपका अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, अवतल लेंस कहलाता है। एक मान से कम हो जाता है क्योंकि ये ऋणात्मक मान हो जाता है। और आवर्धन क्षमता की बात करें तो वो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता हमेशा ऋणात्मक एवं 1 से कम होता है। उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक, 1 से छोटा, 1 के बड़ा और 1 के बराबर होता है। कैसा भी हो सकता है उत्तल लेंस का। और लेंस की शक्ति की बात करें तो वो P बराबर 1/f होता है, और f को आपको हमेशा मीटर में लेना होगा। और लेंस की शक्ति का SI मात्रक की बात करें तो वो कई बार आपका प्रश्न पूछा हुआ है, जो सब बच्चा जानता है, वो डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर। उत्तल लेंस की शक्ति जो है +d, अवतल लेंस की शक्ति जो है -d होता है। ये प्रश्न आप जान गए होंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब कौन बनाता है। वस्तु से बड़ा आभासी जो प्रतिबिंब बनाता है वो आपका बनाता है अवतल दर्पण। कौन बनाता है, अवतल दर्पण बनाता है। उसके बाद जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच अवतल दर्पण के होता है तो प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर यदि वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर यदि वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, वेबर। क्या होता है, वेबर। उसके बाद हम लोग बात करें चुंबकीय फ्लक्स का CGS मात्रक की, तो आपका वो मैक्सवेल हो जाएगा। CGS मात्रक पूछेगा तो मैक्सवेल हो जाएगा। एक मैक्सवेल एक चुंबकीय बल रेखा का बराबर होता है जो बंद चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है। अब टेस्ला की बात करें तो टेस्ला जो है ना वो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है। टेस्ला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है। और बात करें हेनरी का तो हेनरी जो है ना वो 100 प्रेरकत्व का SI मात्रक यानी सेल्फ इंडक्टेंस का SI मात्रक है हेनरी। और अर्ग की बात करें तो जो कार्य का CGS मात्रक होता है ना वो अर्ग होता है, और कार्य का SI मात्रक जूल होता है। दोनों याद कीजिए, कार्य का SI मात्रक जूल और कार्य का CGS मात्रक क्या होता है, वो होता है अर्ग।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो त्रिशंकु होना मुहावरे का सही स्पष्ट अर्थ स्पष्ट करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधर में लटकना। क्या हो जाएगा? अधर में लटकना। त्रिशंकु होना मतलब अधर में लटकना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एप्सिलॉन जीरो का एसआई मात्रक की बात करें तो वो होता है फैराड प्रति मीटर। क्या हो जाएगा? फैराड प्रति मीटर। और इसे निर्वात की विद्युतशीलता भी कहते हैं। और इसके बाद हम लोग फैराड की बात करें तो फैराड जो है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। और कूलाम की बात करें तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ये प्रश्न जो है ये आपका मैथ से रिलेटेड है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी, ये बताना है आपका। तो मान लीजिए इसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, लंबाई x + 24 सेंटीमीटर, चाहे इसकी 24 अधिक है। उसके बाद आपका जो बनेगा वो बना लीजिएगा आप इस प्रश्न को। इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। अगर नहीं बनेगा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। 40 सेंटीमीटर आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका भी आंसर 2 आ जाएगा, हम निकाल चुके हैं। इसका आंसर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ये प्रायिकता से रिलेटेड प्रश्न है 33 नंबर की। 20 हरी 15 लाल एक बर्तन में रखिए तो एक हरी गेंद को चुनने के प्रायिकता। ये तो आसान क्वेश्चन है, दोनों को जोड़ लीजिए। आप सब जानते हैं कि जो बड़ा डिजिट होता है वो नीचे रखा जाता है, तो दोनों को जोड़ लीजिए तो कुल हो जाएगा। आज जिसको चुनने का कर है उसको ऊपर रख दीजिए। तो 20 को ऊपर रखिए, आप 20 + 15 जुड़िए तो 35 हो जाएगा। 20/35 को आप हल कीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 4/7। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका व्यंजक दिया हुआ है और इसको आप एक्सप्रेस कीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, x + 4 जो है इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। x + 4 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। 35 नंबर भी प्रश्न आसान है। इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जितना संख्या उसको नीचे रख दीजिए। मान लीजिए 10 गो संख्या है तो 10 नीचे रख दीजिए और बराबर में 15 कर दीजिए। इस तरह से आपका x का मान निकल कर कितना आ जाएगा? x का मान 16 निकल कर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ये भी आप इसको भी आप हल कीजिएगा तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा? 2√2। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसको आप हल कीजिएगा। हम हल कर लिए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 37 के क्या हो जाएगा? बी। ये भी हम हल कर चुके हैं, ये आपका इंटर में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इतना और इतना का मध्य बिंदु निकालना है तो क्या कीजिएगा? 4 और -2 को जोड़िएगा, बट्टा में 2 कर दीजिएगा। 5 और -1 को जोड़िएगा, बट्टा में 2 कर जोड़ने कहने का मतलब 5 + -1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4। 4/2 कीजिएगा तो 2 ही ना होएगा। और 4 में से 2 अगर जोड़िएगा, -2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। कैसे कि माइनस न है -2 में, तो इसलिए 2/2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1। इसलिए इस प्रश्न का अर्थ इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न है 39 का भी जो सवाल है ये भी आप निकाल सकते हैं। 39 का कितना हो जाएगा? हम निकाल चुके हैं। इसी बी नंबर हो जाएगा 154√5। नहीं बनाएगा तो आप कीजिए, बोलिएगा, हम बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कितना है कि लोहे के 3 घनों को भुजाओं के इस पहले इन सब का आयतन निकाल लीजिएगा। आयतन निकाल लीजिएगा तो वो किसके? बड़ा वाला आयतन के बराबर, यानी AQ के बराबर हो जाएगा। अब AQ के बराबर हो जाएगा ना, तो अब उसके बाद इसका हल कर लीजिएगा तो इसका भी आंसर आपको निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर निकल के आएगा 12। कितना आएगा? 12। क्योंकि अगर प्रोसेस बनाइएगा तो नए घन का आयतन कीजिएगा तो तीनों घनवा का आयतन होगा। पहले जोड़िए ना, AQ + AQ + AQ, मैंने मतलब कि 6 का क्यू कीजिए, फिर 8 का क्यू कीजिए, 10 का क्यू कीजिए। इन तीनों को जोड़िएगा, जितना आएगा उसके बाद हम नया घन की भुजा ए मान लीजिएगा। अब नया घन की जो भुजा ए मान लीजिए, अब उसका आयतन निकल लीजिएगा तो AQ जो कि इन तीनों को बराबर हो जाएगा। क्या है कि इन तीनों का जो आयतन है ना, इस नया वाला पिघला कर आया है इसीलिए बराबर हो जाएगा। अब AQ आ जाएगा, जो जितना आएगा उसका आप क्यू निकाल दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा भुजा की लंबाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है कि कपास की पैदावार में अच्छी होती है तो कपास के कैसा मिट्टी चाहिए आपका? काली मिट्टी चाहिए। कैसा मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। और इस प्रश्न में
जो एक्सप्लेनेशन है वो काली मिट्टी भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र गुजरात आदि राज्यों में मिलती है। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। काली मिट्टी में नमी अधिक रहने के कारण कपास कार्य से अधिक बेहतर बनता है। काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी को कपास की मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र और कृषि पर आधारित है। भारत में सबसे अधिक रोजगार सूती वस्त्र उद्योग से प्राप्त होता है। और भारत में कुल निर्यात में लगभग 11% हिस्सा सूती वस्त्र उद्योग है। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल भारत में सबसे बड़ा है। इसमें पोटास की मात्रा होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। जलोढ़ मिट्टी को बांगर और खादर मिट्टी में बताएं। जैसे नवीन जलोढ़ को क्या कहेंगे? खादर। और पुरानी जलोढ़ को क्या कहेंगे? तो बांगर। और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब बांदीपुर के अलावा आपका नागर होल है, बनेर घाटा है, इस सब जो है आपका कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में। और जिम कॉर्बेट की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो जिम कॉर्बेट है 1936 में हुआ। कहाँ हुआ था? सॉरी, 1936 में हुआ था। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में उत्तराखंड में हुआ था। जिम कॉर्बेट जो है इसमें हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, जंगली सुअर आदि के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट उद्यान जो भारत का सबसे पुराना नेशनल उद्यान है और इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था और इसका फिर से नाम चेंज कर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका नेशनल पार्क पड़ गया, रामगंगा नेशनल पार्क। और देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 जो है मध्य प्रदेश में, 11 को मध्य प्रदेश में, इसे एक टाइगर स्टेट कहल जाला। और भारत का सबसे बड़ा बाघ या अभयारण्य जो नागार्जुन सागर है आंध्र प्रदेश में, इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। शीतकाल में भारत में साइबेरियन सारस, केवलादेव, घाना पक्षी बिहार में प्राय देखने को मिलते हैं। पेरियार नेशनल पार्क केरल में स्थित है। इस पार्क को 1978 ईस्वी में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत लाया गया था। हैली राष्ट्रीय उद्यान को 1957 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया था। अब लोग नेक्स्ट प्रश्न है कि समुद्र की गहराई किससे मापा जाता है? तो समुद्र की गहराई आपका सोनार से मापते हैं। किससे मापते हैं? सोनार से। राडार से आपका बागवान आदि भौगोलिक स्थिति मालूम किया जाता है। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई को माप सकते हैं। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति माप सकते हैं। सिस्मोग्राफ से आपका भूकंप का अध्ययन किया जाता है। क्रोनोमीटर द्वारा आपका जलयान में समय का पता लगाया जाता है। कार्बोरेटर से अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कंपास के द्वारा दिशा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, जैसे उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? भारत के निजी क्षेत्र में बड़ी विद्युत परियोजना जो है वो आपका दाभोल महाराष्ट्र में है। कहाँ है? दाभोल महाराष्ट्र में। दाभोल महाराष्ट्र में है। इस प्रश्न में कुछ एक्स्ट्रा बात कर ले तो निवेली जो है लिग्नाइट कोल लिमिटेड तमिलनाडु में स्थित है। निवेली कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेवेली में बिजली केंद्र भी है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना है। राजमुंद्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना है। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित एक जिला का नाम है। कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित एक जिला का नाम है। कोरबा में बाल्को द्वारा स्थापना एल्युमिनियम कंपनी किया गया है। कोरबा में बाल्को द्वारा स्थापना एल्युमिनियम कंपनी का किया गया है। कोरबा में विद्युत गिरी भी है जो बाल्को को बिजली आपूर्ति करती है। कोरबा में विद्युत गिरी भी है जो बाल्को को बिजली आपूर्ति करती हैं। दाभोल विद्युत परियोजना विवादित रही है। दाभोल विद्युत परियोजना जो है विवादित रही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में आपका विविधता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, जो कि वैसा प्रदेश जहां तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, वहां 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक आर्द्रता 70%, वृक्ष की ऊंचाई 50 मीटर तक होती है। इस प्रकार का वन भारत में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस वन के प्रमुख वृक्ष जैसे रोबोर है, महोगनी है, नारियल है, बांस है, सिनकोना है, आयरन है, वुड इत्यादि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? ये सबको पता है आपका, ये पराबैंगनी किरण जो रेडिएशन वाला मामला है वो उसको कंट्रोल करती है। अब
ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस जो है CFC, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, आप उसको क्या कहते हैं, फ्रिज कहते हैं, आदि से निकलती है। ओजोन परत क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होती है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डाप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। डाप्सन से ओजोन परत की मोटाई को नाप सकते हैं आप लोग। पराबैंगनी विकिरण यदि पृथ्वी पर आती है तो उससे स्क्रीन कैंसर, चमड़ा रोग सहित अनेक रोग होते हैं। पेड़ पौधों को भी पराबैंगनी विकिरण हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? तो शुष्क सेल का जो एनोड होना है वो ग्रेफाइट से बना होता है। किससे? ग्रेफाइट से बना होता है। और जिंक ऑक्साइड की बात करें तो वो मलहम बनाने में आपका काम करती है। और उसके बाद जिंक क्लोराइड जो है वो टेक्सटाइल उद्योग में कार्बनिक संश्लेषण में ताम्र, कांच आदि को जोड़ने में काम आते हैं। और जिंक सल्फाइड आपका, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग श्वेत पिगमेंट के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में, रंगाई में, विभिन्न धातु पर लेप रूप में प्रयोग किया जाता है। लेड गैलेना अयस्क से प्राप्त किया जाता है। लेड यानी शीशा कहाँ से प्राप्त किया जाता है? गैलेना से प्राप्त किया जा सकता है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार आपका एडवर्ड टेलर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बैरोमीटर का आविष्कार ई टोर्सोली ने किया था। साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। डायनेमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने किया था। कार्बन पेपर का आविष्कार राल्फ वेजवुड ने किया था। ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमसन एल्वा एडिसन ने किया था। कैलकुलेटर का आविष्कार बी पास्कल ने किया था। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मानव का सामान्य रक्तदाब आपका 120/80 mm/Hg होता है। मानव रक्तदाब को मापने वाले यंत्र का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर का लगभग 7% भाग रक्त होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। और पुरुष के शरीर में महिलाओं की अपेक्षा आधा लीटर अधिक खून होता है। पुरुष में आधा लीटर अधिक खून होता है। और एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर खून होता है। और खून में 2 भाग होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। सेरम जो है, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रुधिराणु 2 प्रकार के होते हैं, RBC और WBC। श्वेत रक्त कण प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग से कर रोग से बचाती है। जो WBC है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहयोग करती है और हम लोग को अनेक रोगों से बचाती हैं। तो WBC भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और RBC तो ये आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्वों का नाम बताना है। वो उपास्थि और हड्डियों के निर्माण में संपोषण तत्वों को नाम बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम। आप लोग दौड़ते वक्त जो पैरों में दर्द होता है तो आप किसकी गोली खाते हो? कैल्शियम की गोली खाते हो। कैल्शियम की हो सकता है आप में कमी हो गया हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका निलंबन है? आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, क्या है? MgOH का, इसका मिश्रण है। इसके बारे में हम लोग बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला MgOH2 होता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक विषमांगी प्रकृति वाला अपारदर्शी पदार्थ है। इसके कण गुरुत्व के प्रभाव से नीचे बैठ जाते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में किया जाता है। उसके बाद द्रव हाइड्रोजन की बात करें तो रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो वह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके बाद इसके एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSO4 हाफ H2O। क्या होता है? CSO4 हाफ H2O। इसका उपयोग की बात करें जब आपका हड्डी उड्डी टूटता है तो आप बैंडेज बनवाने जाते हैं तो उसमें उपयोग होता है। मूर्ति बनाने में होता है। छत तो दीवार में चिकनाई करने में आपका किया जाता है, जिसको POP बोलते हैं। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण आपका जिप्सम से किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है?
तो स्टेनलेस स्टील जो आपका लोहा, क्रोमियम और कार्बन की मिश्र धातु है। लोहा, क्रोमियम और कार्बन, लोहा, क्रोमियम और कार्बन, इसी का मिश्र धातु है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। तो कांच को नीला रंग आपका कौन प्रदान करेगा? कोबाल्ट ऑक्साइड। क्या प्रदान कर? कोबाल्ट ऑक्साइड आपका कांच को नीला रंग प्रदान करेगा। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण ही इसका गहरा नीला रंग होता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण, जिसको आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, इसके कारण कांच का हरा रंग होता है। किसे? कांच का हरा रंग होता है। किसके कारण? तो आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड के कारण। फेरस ऑक्साइड के कारण कांच भूरा रंग होता है। किसके? फेरिक ऑक्साइड के कारण, सॉरी, फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच जो है भूरा रंग होता है। और पोर्टलैंड सीमेंट का नाम पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था, इस कारण रखा गया था। पोर्टलैंड जो सीमेंट है इसका आविष्कार कौन थे? जोसेफ एस्पीडन। कौन है? जोसेफ एस्पीडन। और पोर्टलैंड सीमेंट का नाम पोर्टलैंड क्यों पड़ा? चूना पत्थर जैसा था, इसीलिए इसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा। और कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिस्थित द्रव है, इसलिए इसमें बहने का गुण होता है। कांच जो है देखिएगा ना आप, नीचे मोटा हो जाता है, इसलिए कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिस्थित द्रव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में आपका विटामिन के होता है। कौन होता है? विटामिन के। क्योंकि रक्त कणिकाएं दो प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी द्वारा शरीर में ऑक्सीजन प्राप्त होता है और डब्ल्यूबीसी द्वारा शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है ताकि बीमारी से बचा सके। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग जो है पीला होता है? तब पीला की बात करें तो वह कैरेटिन के कारण होता है, और उजला की बात करें तो केसिन प्रोटीन के कारण होता है। गाय के दूध के बारे में पूछेगा कि उजला क्यों होता है, तो वो केसिन प्रोटीन के कारण। लेकिन पीला की बात करेगा या लाल छाहू की बात करेगा तो वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और दूध में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और दही खट्टा होने के कारण लैक्टिक का लैक्टोज में बदल जाता है। विटामिन बी टू का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन की कमी से त्वचा का फटना, आँख का लाल होना आदि रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? तो एंजाइम जो है मूल रूप से आपके क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूल रूप से आपका प्रोटीन होते हैं। हमारे शरीर की ग्रंथि रस स्रावित करते हैं जो एंजाइम कहलाते हैं। लाल ग्रंथि में टाइलिन, माल्टोज एंजाइम निकलते हैं। टाइलिन का मंड श्वेत रस भोज्य पदार्थ से प्रतिक्रिया के बाद माल्टोज प्राप्त होता है। अग्नाशय से आपका ट्रिप्सिन, एमाइलेज यानी लेट एंजाइम, शॉर्टकट में बोलते हैं LAT, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आदि एंजाइम निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि कान में कितनी हड्डियां होती है? तो कान में सब कुछ जानता है, कितना हड्डी? 6 गो। कितना हड्डी? 6 गो। अब इस मैंने 2-3 जोड़ा में होता है, जिसमें मेलियस, इनकस, स्टेपिस, दो गो सब होता है। मेलियस कितना? तो 2 गो, एगो एक कान में, एगो एक कान में। इनकस कितना? 2 गो। और स्टेपिस कितना? 2 गो। तो कुल 6 हड्डियाँ। मानव शरीर में अगर टोटल हड्डी बात करब तो 206 गो, लेकिन छोटा बच्चा में, नवजात शिशु में 300 हड्डी होला। और खोपड़ी में कितना हड्डी होला मनुष्य के? तो 29 गो हड्डी होला, जौन में 8 गो संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षा देती है। और दोनों हाथ पर को मिलाकर टोटल कितना होला? 120 अस्थि होती है। मतलब कि 30 गो एगो बाही में, 30 गो एगो बाही में, 60 गो गोल। एगो पैर में 30 गो आए, एगो पैर में 30 गो, तो दोनों पैर मिला के 60 गो ऊपर आ, दोनों बहिया के मिला के 60 गो, तो 60 कितना मिले? हाथ पैर मिला के 120 गो हड्डी हो गई। तालावा में 10 हड्डी होता है जिससे मेटाकार्पल कहते हैं। घुटना में 2 हड्डियाँ होते हैं जिससे पटेला कहते हैं। गोलकार जोन रहे ना ओकरा के पटेला कहल जाला। और अस्थियों के सिरों पर पाए जाने वाला इलास्टिक भाग उपास्थि यानी कार्टिलेज कहलाता है। नकिया जोन बा, नकिया इतार कार्टिलेज है। कानावा देखल, कानावा के नीचे बा उ कार्टिलेज कहला। स्टेपी जो है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तंतुमय ऊतक जो अस्थियों को जोड़ता है लिगामेंट कहलाता है। जो अस्थि को जोड़ेला ओकरा के लिगामेंट कहल जाला। और जौन अस्थि और मांसपेशी के जोड़ेला ओकरा का टेंडन कहल जाला। उसके बाद फीमर की बात करें तो हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि है जो नितंब संधि बनाने के लिए एस्टी ट्यूबुलम से जुड़ी रहती है। घुटने पर यह अस्थि टिबिया से जुड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो ये क्या कर रहा है? पानी और खनिज लवण को क्या करता है? पानी और खनिज लवण को पहुंचाता है।
जाइलम की बात करें तो इसे प्राय कास्ट भी कहते हैं, माने वुड भी कहते हैं। जाइलम यांत्रिक डेटा प्रदान करने में मदद करता है। फ्लोएम की बात करें तो यह भी एक संवहन ऊतक है। फ्लोएम का मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाना। पौधे की आयु गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय को गिनकर ही कहा जाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी पौधे की आयु के निर्धारित की विधि है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? पौधे की आयु के निर्धारण की विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? प्याज में निम्नलिखित में से किस में खाद्य जमा होता है? तो आपका कहाँ जमा होता है? आपका सल्क पत्र में। कहाँ? सल्क पत्र में जमा होता है। प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होता है। एस्केरिस में गुणसूत्रों की संख्या 1300 से 1600 तक होती है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। कहाँ से? लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। केसर मसाला बनाने में पौधे का वत्रिकाग का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? वत्रिकाग जो होता है केसर में, वो वत्रिकाग इसका इम्पोर्टेंट है। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ये आपका कौन हो जाएगा? ये आपका अस्थि मज्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थि मज्जा। और लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन के परिवहन में सहायता करता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हेपारिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हेपारिन जमने से रोकता है। खून को जमने से कौन रोकता है? हेपारिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या हैं? उपभोक्ता शोषण के निम्नलिखित कारण है। ये इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि सूचना का अभाव रहेगा तो भी आपका उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति नहीं रहेगा तो भी उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। और उपभोक्ता की अज्ञानता, पढ़े लिखे नहीं है कुछ उपभोक्ता, जिसमें हम लोग भी हैं, आप लोग हैं, जैसे कुछ पढ़े लिखे नहीं हो रहे तो क्या है, हमेशा ठगे जाएंगे। तो इसी के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें उपभोक्ता फोरम के द्वारा उपभोक्ता शोषण पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है। अब उपभोक्ता अपने अधिकार के प्रति अधिक जागरूक हुआ है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में ला गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो कि 1986 में बनाया गया और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर लाया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया। एक एक्ट के द्वारा केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना किया गया। सीसीपीए की स्थापना 24 जुलाई 2020 को किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। क्या हो जाएगा? स्वामी श्रद्धानंद। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कीजिएगा तो स्वामी श्रद्धानंद ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध दिल्ली में जुलूस को नेतृत्व प्रदान किया। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट को हम काला कानून, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, न वकील, न अपील, न दलील के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह सभा की स्थापना की। 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान गांधी जी द्वारा किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला हत्याकांड इस दौरान की बहुत दुखद घटना थी जिसमें लगभग 1000 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय स्वामी सहजानंद सरस्वती को जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों के बाद पुनः नहीं देखा? माने किसने खिलाफत आंदोलन के हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ऐसे कह ले रहा बात। और खिलाफत आंदोलन को 1919 से 1922 के बीच चलाया गया। भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा पद के भी धारक था जो सम्मान की रक्षा के लिए चलाया गया था। सम्मान, आदर। भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शक्कत अली थे। कौन कौन थे? मौलाना
मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। इन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अली बंधु के नाम से जानते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद ने इंडियन विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी थी। और खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की, जो कि इम्पोर्टेंट है। खुदाई खिदमतगार किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन कर चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समिति के अध्यक्ष की बात करें तो उस समिति के अध्यक्ष थे आपके अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। और जो 1940 ईस्वी में रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी अबुल कलाम आज़ाद ने भी की थी। अबुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे स्वतंत्रता से पहले, तथा सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले नेता भी थे। अबुल कलाम आज़ाद जो है सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले नेता हैं। और 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर रैंक से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति 1942 का आंदोलन, नेतृत्व विहीन आंदोलन आदि नामों से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? तो कुतुब मीनार का जो नींव डाला था वो डाला था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको निर्माण कार्य को किसने पूरा किया? तो इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य को पूरा किया। लेकिन 5वीं मंजिल जो है उसका ढह गया था, बिजली पड़ा था या कुछ कारणवश, तो उस मंजिल को निर्माण फिर किसने करवाया था? तो वो आपका करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। और हम बात करें कुतुब मीनार की नींव गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ने रखा था। इसे पूरा करने का श्रेय उसकी मृत्यु होते ही उसके बाद कुतुब मीनार को पूरा करने में योगदान ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को जाता है। कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल के निर्माण का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को है और सिकंदर लोदी को इसका सौंदर्यीकरण का श्रेय दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था। इसे कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार माना जाता है। अलाई दरवाजा को कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हुरानी के। किसके? ख्वाजा उस्मान हुरानी के। और इसकी बात करें तो चिश्ती सिलसिला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर शरीफ में है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संभवतः 1190 के दशक में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। अब्दुल कादरी की बात करें तो जिलानी कादरी सिलसिले के संस्थापक थे। अब्दुल कादरी जिलानी कादरी के सिलसिले के क्या थे? संस्थापक थे। और राजकुमार द्वारा सिक्को कादरी सिलसिले के मानने वाले थे। और सूफी संत को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता था। क्या कहा जाता? सूफी संत को पीर और शिष्य को क्या कहते हैं? मुरीद। और इनके निवास स्थान को खानकाह के नाम से जानते हैं। क्या? खानकाह। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता? तो इस प्रश्न की आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रिकी केज। रिकी केज बहुत ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीते हैं और इनको डिवाइन टाइड्स के लिए भी ग्रैमी अवार्ड मिला है। और हम बात करें कि 65वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार समारोह एक संगीत पुरस्कार समारोह है जो वर्तमान में 5 फरवरी 2023 को लॉस एंजल्स crypto.com एरिना में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति जो है आपका वो स्वीडन से मानी जाती है। कहाँ से? स्वीडन से मानी जाती है। डोनाल्ड सी रॉबर्ट के अनुसार ओम्बुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारी से है जो कि विधायक द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है। स्वीडन का ओम्बुड्समैन संसद द्वारा 4 साल के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत में ओम्बुड्समैन को केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है। भारत में ओम्बुड्समैन को केंद्र स्तर पर लोकपाल एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त कहा जाता है।
यह नाम भारत में डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी द्वारा दिया गया है। सर्वप्रथम भारत में 1960 में के मुंशी द्वारा लोकपाल संबंधी मामलों को संसद में उठाया गया और प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की सिफारिश के आधार पर पहली बार लोकपाल विधेयक 1968 में बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बाल्कन प्लान किससे संबंधित है। बाल्कन प्लान की बात करें तो भारत विभाजन योजना से संबंधित, किसे, भारत विभाजन योजना से संबंधित है बाल्कन प्लान। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो बाल्कन प्लान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से संबंधित है। इस योजना का विवरण माउंटबेटन के पंडित नेहरू के सामने रखा गया था, जिन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया गया और बताया गया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी, अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। इसे डिक्री वर्ड प्लान तथा इस्मा प्लान 1947 के नाम से भी जाना जाता है। माउंटबेटन योजना, जिसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है, इस योजना के द्वारा भारत का विभाजन स्वीकार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता। तो 78 किलोग्राम में एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक आपका जीती है निशा दहिया। किसने, निशा दहिया ने आपका जीती है। किसने जीती है, निशा दहिया ने आपका जीती है। भारतीय पहलवान निशा दहिया ने 11 अप्रैल 2023 को कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। यह महिलाओं के 68 किलोग्राम में उसके करियर का अब तक का सबसे बड़ा पदक है। किसका, निशा दहिया का। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक की टैगलाइन है। आपका बैंक आपके द्वार, ये आपका किस है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। किससे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो अगस्त 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना मंजूरी जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिया था। आईपीबी को 1 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया बैंकिंग प्रणाली में सहायता प्रदान करने के लिए आईपीबी को। उसके बाद हम लोग बात करें विश्व में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस की संख्या भारत में है। कहाँ है, भारत में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं। एसबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम बदलकर किया गया एसबीआई की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी, तो वो हुई थी 1854 में। कब हुई थी, 1854 में। 1854 में कवासीजी डाबर ने सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल खोला। सर्वप्रथम 1818 इसमें बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया, जो कि असफल रहा। सूती वस्त्र का उद्योग भारत का प्राचीनतम उद्योग है। भारत कपास का जन्मभूमि है और हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रमाण मिलता है। कपास को यूनानी लोग सिंडोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंडोन। और ब्रिटिश भारत में सबसे अधिक क्षति सूती वस्त्र को पहुंचाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया, तो 1959 में किया था। कब किया था, 1959 में। 1959 में 60 में एगो कम। ये 1951 में चीन ने तिब्बत को अपना प्रशासनिक इकाई घोषित किया था। चीन ने तिब्बत पर साम्यवादी शासन प्रणाली लागू किया था। 1956 में तिब्बत में विद्रोह हुआ, जिसे चीन की सरकार ने दमन करते हुए 1959 को पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ले लिया। 1954 को चीन के तिब्बत नीति का समर्थन पंडित नेहरू ने किया था। किसने किया था, पंडित नेहरू ने। नेक्स्ट प्रश्न है क्या कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से किस देश से ग्रहण किया था। ये भारत के बारे में नहीं बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कि आयरलैंड भी कहाँ से लिया था नीति निर्देशक तत्वों को। बाद में ना हम लोग आयरलैंड से लिए हैं नीति निर्देशक तत्व, लेकिन आयरलैंड ने कहाँ से लिया, तो इसके बारे में प्रश्न कर रहा है। तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। किससे लिया था, स्पेन से। स्पेन से। उसके बाद हम लोग आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए थे। उसके बाद हम लोग बात करें कि भारतीय संविधान में यह विचार वर्ष 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ग्रेनविल ऑस्टिन के निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है और डॉक्टर अम्बेडकर ने इन तत्वों को अनोखी विशेषता वाला बताए हैं। केटी शाह के शब्दों में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है।
संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व तो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, आप न्यायालय में इसके लिए नहीं जा सकते हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो फेंकर स्वर्ण पदक जेवलिन खेल में जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुनरो। क्या हो जाएगा? मुनरो। मुनरो ने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है। जेनिंग्स के अनुसार प्रधानमंत्री सूर्य के समान है। जेनिंग्स का कथन कि प्रधानमंत्री सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। वह संविधान का सबसे मुख्य आधार है तथा संविधान के सभी मार्ग प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं। सर विलियम वर्नर हार्कोर्ट ने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। सर विलियम वर्नर हार्कोर्ट ने प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी है। रैमजे मेयोर ने प्रधानमंत्री को राज्य के जहाज का मल्लाह कहा है। राज्य के जहाज का मल्लाह कहा है। HRT ग्रिव्स का कथन है कि सरकार देश का प्रमुख है और वह प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है। लॉर्ड मार्ले का कथन है कि प्रधानमंत्री सम्मान के बीच प्रथम तथा कैबिनेट रूपी चाय के मुख्य प्रस्तर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत माता किस कवि की रचना है। तो भारत माता जो है ना वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। इस शीर्षक कविता ग्राम्य काव्य ग्रह में संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है। तो तल्लीन का संधि विच्छेद आपका तत् जोड़ लीन हो जाएगा। तत् जोड़ लीन, तल्लीन। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी का हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। किसी का हंसी उड़ाना माने केहू के बारे में हंस दिल तो ओकर का करत रह? उपहास करत रह। क्या करत रह? उपहास। ओकर बेइज्जत करत रह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियाँ हैं। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, इसमें किस भाग में त्रुटि है और किसके बारे में बताया जा रहा है कि विभक्ति में है कि संज्ञा में गड़बड़ है कि सर्वनाम में गड़बड़ है कि लिंग में। तो इस प्रश्न में हो जाएगा जो है वो आपका संज्ञा में गड़बड़ है। क्या है? संज्ञा में। क्या है इसकी? इसमें हो जाएगा कि मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। कितना अच्छा है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये सही वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा। भारत विश्व में कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है। तब 17.5%। कितना हो जाएगा? 17.5%। तो याद है तो लूसेंट वूसेंट में दिले भाई प्रश्न के। अब बात करें जी कि भारत में पहली बार जनगणना का कार्य 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था हमको लगता है। और उसके बाद भारत में की जनसंख्या 2001 से 2021 के दौरान 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध आपको कार्बोनरी संगठन से क्या था। किसने? कार्बोनरी संघ से था। मेजनी की जन्म की बात करें तो 22 जून 1805 को और मृत्यु 1872 को हुई थी। 1805 में जन्म और मृत्यु 1872 में। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसने वर्ष 1831 में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वो था गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। बाद में वो किसान बन गया था। तो पेशे से क्या था? नाविक। गैरिबाल्डी का जन्म 4 जुलाई 1807 को तथा मृत्यु 2 जून 1882 को हुई थी। गैरिबाल्डी ने इटली के जीता हुआ क्षेत्र राष्ट्र को समर्पित साधारण किसान के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। त्याग और बलिदान की इस भावना के कारण गैरिबाल्डी के चरित्र को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खूब प्रचारित किया गया। लाला लाजपत राय ने गैरिबाल्डी की जीवन लिखी। गैरिबाल्डी इटली के एक राजनीतिक और सैनिक नेता थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाला पहले भारतीय एथलीट है। तो डायमंड लीग ट्रॉफी आपका कौन जीतेगा? है नीरज चोपड़ा को क्या कहते हैं? गोल्डन बॉय। तो ये डायमंड लीग ट्रॉफी कौन जीते हैं? आपका नीरज चोपड़ा।
भारत के स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर बेस्ट थ्रो के साथ डायमंड लीग ट्रॉफी 2022 अपने नाम किया है। डायमंड लीग चैंपियनशिप जैवलिन थ्रो खेलों की एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है जिसकी स्थापना 2010 में किया गया था। जैवलिन थ्रो की स्थापना 2010 में और एनजीटी की स्थापना भी 2010 में। एनजीटी क्या है? नेशनल गेम ट्रिब्यूनल्स। एक साथ कई चीज़ों को लपेटते रहिए, याद रहेगा। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर थ्रो फेंक कर स्वर्ण पदक जैवलिन खेल में जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? ये तो सबको पता है, आपका चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। किसने जीता है? महेंद्र सिंह धोनी सुपर किंग्स। उसके बाद हम लोग बात करें कि चेन्नई सुपर किंग्स ने आपका कितना बार जीता है? 5 बार जीता है। मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीती है। अब फाइनल मुकाबला में गुजरात टाइटंस को सीएसके ने हराया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? तो गांधीवादी विचार का जो प्रस्तुत किया था वो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया था। किसने? श्रीमन नारायण। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर, डी आंसर हो जाएगा। और गांधीवादी आर्थिक चिंतन की विचारधारा का समावेश करते हुए वर्ष 1944 में श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया और इस योजना में कृषि क्षेत्र में लघु कुटीर उद्योगों का विकास पर बल दिया गया। वर्ष 1945 में एमएन रॉय ने जन योजना को प्रस्तुत किया। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नाम से पुस्तक में किया गया। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसका लिखा है? एम विश्वेश्वरैया। वर्ष 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया गया। सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा 1950 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में जो है एक उपभोक्ता का आपका अध्ययन नहीं किया जाता है। एक उपभोक्ता आपका सही आंसर है। और व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता, एक बाजार, एक उत्पादक आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में राजकोषीय नीति, राष्ट्रीय आय, बजट, रोजगार आदि का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। समष्टि अर्थशास्त्र को बृहत अर्थशास्त्र कहा जाता है। बृहत, माक्रो, माइक्रो नहीं, माक्रो। और जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थ का जनक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है वह आपका ब्रेटन वुड्स समझौता, किस समझौता? ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत हुई थी। और इसके बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में यूएनए द्वारा आयोजित ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इस सम्मेलन का आयोजन यूएसए के न्यू हैम्पशायर नामक शहर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर किया गया था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक आईबीआरडी के गठन की भी कल्पना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? वो भारतीय स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री की बात करें तो वो आपका कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करें तो वो स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो वो एसपी मुखर्जी वो क्या थे? भारत के प्रथम उद्योग मंत्री थे। अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। अंतरिम सरकार में बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। के.एम. मुंशी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया प्रारूप समिति के सदस्य थे। के.एम. मुंशी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया प्रारूप समिति के सदस्य थे। अंतरिम मंत्रिमंडल में सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। अंतरिम मंत्रिमंडल में सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना में आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष? ये 2026 तक सबको पता होगा। 2026 तक ही तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। और इसके बारे में बात करें कि अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद लोकसभा एवं विधानसभा का परिसीमन होना चाहिए। 31वां संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। 84वां संविधान संशोधन द्वारा 2001 में लोकसभा एवं विधानसभा में स्थान को 2026 ईस्वी तक ले यथावत कर दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित धातुओं में से उसकी अभिक्रियाशीलता को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस प्रश्न को याद करने से पहले आपको अभिक्रियाशीलता श्रेणी आपको याद करना पड़ेगा, जो कि हम बोल दिए रहे हैं, एक ट्रिक बनाए हैं। कटरीना ने कार मांगा, अल्टो जेन फरारी, फिर भी उसे क्यों मिले सिल्वर ऑडी। देखिए इस ट्रिक का नाम है कटरीना ने कार मांगा, अल्टो जेन फरारी, फिर भी उसे क्यों मिली सिल्वर ऑडी। सिल्वर ऑडी का मतलब पहले सिल्वर आएगा उसके बाद ए यू आएगा। तो कटरीना ने कार मांगा, तो कटरीना का मतलब के बात करें, के का मतलब पोटेशियम पहले आ जाएगा। अन्य का मतलब एन ए का मतलब सोडियम। कटरीना ने कार मांगा का मतलब सी आ जाए, सी ए का मतलब कैल्शियम हो जाएगा। अब मांगा का मतलब एम जी का मतलब मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न से हम जो बोल रहे हैं, इस प्रश्न से आपको क्या क्या समझ आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले सोडियम आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा, एल्युमिनियम, जिंक। वही तो ट्रिक पर बैठ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है। तो रक्त स्कंदन के लिए कौन कह रहा है, सी ए प्लस प्लस, यानी कैल्शियम प्लस प्लस। 92 का क्या हो जाएगा, 92 का सी हो जाएगा। सी आपका सही आंसर है। और हम बात करें कि विटामिन के एक फाइब्रोजिनेन के कारण रक्त का थक्का जमता है। हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमने देता है। विटामिन के को प्राप्त करने के लिए टमाटर है, सोयाबीन है, हरी सब्जियां है। विटामिन ई को टेकोफेरोल कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नरेगा को मनरेगा कब नाम दिया गया था। नरेगा को मनरेगा आपको 2009 में दिया गया था, 2 अक्टूबर 2009 सही आंसर है। और यह कानून राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट के रूप में सितंबर 2003 में पारित हुआ। इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश से की गई थी। वर्ष 2014 से 15 से अधिसूचित सूखा प्रभावित ब्लॉकों में प्रति परिवार 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों में रोजगार गारंटी की व्यवस्था की गई। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों को मजदूरी ई ट्रांसफर द्वारा देने का निर्णय लिया गया, जिसकी शुरुआत केरल राज्य से की गई। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है। तो जीवन का आधारभूत पदार्थ आपका क्या है, जीव द्रव्य। क्या है, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म जिसको बोलते हैं। तो जीव द्रव्य जो है ना, इसमें क्या क्या रहता है, तो कोशिका द्रव रहता है, केंद्रक द्रव रहते हैं और अन्य द्रव रहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। कोशिका में जो द्रव पाई जाती है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह सर्वप्रथम हेक्सले ने कहा था। किसने कहा था, हेक्सले। जीव द्रव्य में 70 से 80% तक जल पाया जाता है। जीव द्रव्य में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ प्रोटीन एवं कार्बनिक पदार्थ है। लाइसोसोम को लाइफ सुसाइड थैली कहते हैं, मैंने आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, जो खुरदरी अंतरपर्दवी जालिका के ऊपर पाया जाता है। उसके बाद केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, और कोशिका की खोज आप लोग जानते हैं किसने किया था, बताने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक आता है। प्रकाश संश्लेषण की सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में, कहाँ वाला, लाल प्रकाश में। ओकरा बाद देखिए, अब सबसे ज़्यादा तो आप बता दिए लाल प्रकाश में होता है। और लाल के बाद की बात करें तो लाल के बाद आपका नीला हो जाएगा, नीला के बाद पीला आएगा, पीला के बाद हरा आएगा। इन्हें को पहले ही हरा मार दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले लाल में हुई, ओकरा बाद नीला में हो सके, ओकरा बाद पीला, ओकरा बाद हरा का नंबर आई। तो चलिए हम लोग अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। तो वो है क्या, इंग्लिश का प्रश्न है कि इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, ज़्यादा से नहीं पढ़ना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वर्बिडेट एनिमल दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड, वर्बिडेट एनिमल दैट क्राउल ऑन द ग्राउंड। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाए, मैंने रेंगने वाले जंतु के बारे में पूछ रहा है। तो अन्य शब्दों का अर्थ देखो तो इंसेक्ट क्या हो जाएगा, कीट पतंग, मैमल्स स्तनधारी जीव जंतु, एम्फीबियंस उभयचर। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो रेंगने वाला कौन हो जाएगा, तो रेप्टाइल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेप्टाइल्स की बात कर रहा है, रेप्टाइल्स की बात कर रहा है, रेंगने वाला की बात कर रहा है। तो रेप्टाइल्स में आपका सांप उप आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रोपोजिशन। दाया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सबको पता है सफरिंग के बाद क्या, ये तो हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन बनाए थे, सफरिंग के बाद फ्रॉम लगा देते हैं डायरेक्ट, क्या दिक्कत है, फ्रॉम पोजिशन एक बार सही आंसर है। क्या हो जाएगा, दाया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, दाया बुखार से पीड़ित है। ठीक है। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनाइम, मैंने इसमें एंटोनाइम को बताना है। डिले का एंटोनाइम आपको बताना है। डिले क्या क्या मतलब, पहले डिले का ही मतलब बता देना। डिले का मतलब देर,
और देर के में क्या लगेगा, आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडवांस। क्या हो जाएगा, एडवांस। एडवांस मतलब आगे, इंटू नहीं बता था, सबसे पहले ही पहुँच जाए हम, तो ये हो जाएगा डिले होता है मतलब एडवांस। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइन हो, नहीं मतलब पर्यायवाची बताना है, समानार्थी बताना है इस ट्रांजिट का। तो इसका मतलब होता है क्षणिक यानी अल्पकालिक, जल्दी कीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टेम्पररी। टेम्पररी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है, टेम्पररी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉटम लाइन का मतलब बताना, वन वर्ड देना है आपको, बेस्ट वर्ड देना है, इडियम फ्रेज है। तो बॉटम लाइन के हिंदी अर्थ बता दूं क्या था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट। बॉटम लाइन, लाइन को अंडरलाइन कर लेना, तो इम्पोर्टेंट कौन चीज़ करेगा ना, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यही तक हमारा सफ़र था, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।